तो हमने जो कुछ भी पढ़ा ना वो था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा हमने उसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा क्या पढ़ा? इसके अलावा पढ़ा डेविएशंस फ्रॉम द मेंडलिज्म। उसमें क्या था सर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अच्छा, और क्या सर? मल्टीपल एलील का पढ़ा, ब्लड ग्रुप वाले एग्जांपल पढ़े, प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद में और क्या पढ़ा सर? उसमें हम लोग प्लियोट्रोपिज्म पढ़ा, मतलब एक ही जीन है ना, अलग अलग प्रकार के फेनोटाइप देता है। बहुत बढ़िया, ये सब पढ़ा ना हमने, है ना? क्यों भाई, सही है? क्यों प्यारे बच्चों, है ना? यस सर। ओके, अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम लोगों ने नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस भी पढ़े हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कौन से होते हैं भाई? नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और पढ़ा था उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस। इन चीजों को भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी है। इसके अलावा हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और तो हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को भी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने पढ़ा। मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन वाला जो कंपोनेंट है उसको भी बेटा हम लोगों ने पढ़ा। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है, अभी तक पढ़ी है। ठीक है, अब चलो बच्चों बात करते हैं। अभी ये जो कुछ पढ़ा उसको हम लोगों ने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस माना, मेंडेलियन कैरेक्टर पढ़े या डेविएशंस पढ़े, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो भी डिस्कस की है बेटा वो क्या है? ओके, तो ये सब बातें जो है बच्चों हम लोगों ने पढ़ी है और बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा कुछ भी मुश्किल कार्यक्रम है ही नहीं। ठीक है, सो इट्स सो सिंपल थिंग। ओके, राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो अलग ही कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट क्या है? बाकी वही है ना, बातें वही है, चीज भी वही है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, वही से माल अलग डब्बे में भर के भेज रहे हैं। इनहेरिटेंस का पैटर्न नहीं आ रही है ना, हेरिडिटी, वेरिएशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बट अभी हमारा जो पर्स है ना, जो देखने का नजरिया है वो क्रोमोसोम के लेवल पे है, नॉट जीन। तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है, जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें दिया है बच्चों सुटॉन एंड बोवेरी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, सुटॉन एंड बोवेरी। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, गैमेट जो है डेफिनेटली, है ना, इनसे बेटा ये इंफॉर्मेशन जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। गैमेट एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन या तो क्रोमोसोम जिसको हम लोग कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में है तो क्रोमोसोम उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें वहां एग्जिस्ट करती है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। तो देखो हमें ये नोटिस करना है कि जब भी हम क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं तो क्या है, several genes, है ना, या factors are present on the chromosome arranged in a linear manner। तो देखो यार ये लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बार बार दिखाया है, डायग्राम्स में भी बार बार हमने ड्रॉ किया है, फिर से देखेंगे आपको। सो दे स्टडीड अ पैरेललिज्म। एक पैरेललिज्म मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी देखी है। अगर हम जीन मतलब मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोचते हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, है ना, जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, ये जो है बेटा ये भी इन पेयर्स मिलते हैं, जीन भी पेयर्स में मिलते हैं। वैसे ही क्रोमोसोम भी बेटा होमोलोगस पेयर में पाए जाते हैं। यहाँ अलिलिक पेयर होता है, यहाँ होमोलोगस पेयर है। करेक्ट है, ये चीज बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी बात है कि जब भी मियोसिस होगा तो एलील का सेग्रीगेशन होता है। सेम वे उसी समय क्योंकि क्रोमोसोम्स का मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होता है, तो मियोसिस होगा तो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना। दूसरा,
शोज असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है, मतलब देखो एक एलिलिक पेयर दूसरे एलिलिक पेयर से, है ना, मतलब नहीं रखता। वैसा ही यहाँ पे है कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक होमोलॉगस पेयर है, मैटरनल पैटर्नल, उस वो जो है उसको वो भी इंडिपेंडेंट रहता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर होमोलॉगस पेयर्स। तो अगर आप देखोगे तो ये अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो आपको पता चल रहा है कि यार बात तो वही है यार। अगर आप जेनेटिक भी बोल रहे हो तो भी वही है, क्रोमोसोमली बोल रहे हो तो वही है। बट अभी हमें नोटिस क्या करना है कि जब हम एक क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, सेवरल जीन आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, ठीक है, वो भी लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं। तो बच्चों यही चीज हमें अभी समझनी है। चलो अब बताओ, देखो ये ऊपर वाली जो चीज है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। नाउ सी, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है कैपिटल टी एलिलिक पेयर है, और ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर। ऑब्वियसली होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम है, एक मैटरनल एक पैटर्नल है, उसके ऊपर कैपिटल टी लोकेटेड है। सेम वे यहाँ देखो एक और एलिलिक पेयर है, वैसा ही बेटा ये क्रोमोसोमल पेयर है, मैटरनल पैटर्नल। अब जब गेमिट बनेगा, मेयोसिस होगा, तो ऑब्वियसली बेटा मैटरनल वाला अलग हो जाएगा, पैटर्नल वाला अलग हो जाएगा, हैप्लॉइड बनेंगे, और हमें हर एक गेमिट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, कैपिटल टी, और दूसरा इधर बेटा स्मॉल टी वाले ही गेमिट बनेंगे। तो F1 जनरेशन आएगा तो क्या होगा, सेम वे हमें बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, ये एलिलिक है, देखो ये यहाँ पे आ गया कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम और स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम आया, क्योंकि ये जीन ये एलिल क्रोमोसोम के ऊपर ही तो सिचुएटेड है, ठीक है। बात वही है, देखने का नजरिया आता है बस, ठीक है। अब देखो हम लोग इंडिविजुअल एलील को लेके पढ़ रहे थे, अभी हम लोग एंटायर पूरा क्रोमोसोम लेके पढ़ेंगे, ना ही फर्क है, ठीक है। सो मुद्दे पे आते हैं यार, डेफिनेटली हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी इनके जो गेमिड बनेंगे तो अब कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम है, स्मॉल टी वाला, इस तरह से ये सेपरेट होगा। सो है ना, हम लोग ये समझते हैं कि जीन या फैक्टर्स क्रोमोसोम के थ्रू ही बेटा, है ना, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो द थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है बाय टीएच मॉर्गन। अब ये जो मॉर्गन भाई साहब थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त बेटा स्टडी की है, बहुत जबरदस्त इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। सो द थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय द टीएच मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंटली है ना प्रॉपरली वेरीफाइड थ्योरी है, फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, तो रीजंस क्या है फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का जो सिलेक्शन हमने किया है ना, उसका क्या रीजन है बताओ, है ना, सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला, ये एक चीज हमने पढ़ी, ठीक है। क्यों ड्रोसोफिला को ही है ना सिलेक्ट किया गया था, जैसे हमने पी प्लांट के बारे में बात की थी, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, वैसे ही हम लोग मानते हैं कि ड्रोसोफिला जो है मॉर्गन ने जो सिलेक्ट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके कुछ तो कुछ ऐसी खूबियां होंगी, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो प्रॉपर जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल मटेरियल है। सो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, इट इज इजी टू कल्चर ऑन ए फ्रूट पल्प ऑफ बनाना, मतलब आप केले के छिलके भी डाल दोगे ना उसके ऊपर बेटा ये ग्रो हो जाते हैं, तो आपको तो यार कुछ खर्चा ही उठाना नहीं है, सिंपल है। आप केला खा लो उसको बेटा, है ना, छिलके दे दो तो वो ग्रो हो जाते हैं उसके ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, आराम से ग्रो होते हैं वो। दूसरा है शॉर्ट लाइफ साइकिल। देखो शॉर्ट लाइफ साइकिल क्या है, यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि देखो एक्सपेरिमेंट अगर जेनेटिक्स के करने हैं तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आए तो उतना अच्छा हमें समझ में आए, ठीक है। तो लाइफ साइकिल बहुत ही कम है यार, मतलब 2 वीक्स में एक नई जनरेशन आ जाती है, बताओ। तो हमें जल्दी से बेटा रिजल्ट टैली करने का मौका मिलता है, ये एक बेनिफिट है। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो देखो सैंपलिंग हमेशा ज्यादा मिलनी चाहिए, ज्यादा सैंपल आए तो हमें रिजल्ट समझ में आते हैं, एक दो ही आए तो बोले कि हाँ तुक्का लग गया, ऐसा होता है। तो यहाँ पे तुक्का नहीं लगता है, यहाँ प्रॉपरली बेटा हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो देखो ऑफस्प्रिंग्स का है बहुत ज्यादा नंबर, तो हमें जो रिजल्ट्स भी देखने में है ना बहुत ही इजी हो जाता है। उसके बाद आता है इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का नंबर इसमें बहुत ज्यादा है। सो इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल। अभी यार कॉकरोच के बारे में अगर आप पढ़ोगे
पढ़ा भी होगा ना 11th स्टैंडर्ड में। तो आपको तो पता है इंसेक्ट्स में डायमॉर्फिज्म जो है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत प्रोमिनेंट होता है। मतलब मेल और फीमेल जो है ना, इनके बीच में हम लोग प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिससे हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, और हमें क्रॉस करने में भी आसानी होती है। देन और सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और खास बात है बेटा, उसमें 2n इज इक्वल टू 8, मतलब सिर्फ 8 क्रोमोसोम। एक्चुअली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, 4 ही क्रोमोसोम होते हैं। मतलब जो भी खेल होगा, जो भी जीन है, वो सारे 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है। मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर बहुत कम है, जिससे इसके रिजल्ट को समझ पाना विद रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम्स बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये थे बेटा रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला है उसको, है ना, क्यों सिलेक्ट किया गया था, उसके एक रीजन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ देखो, लिंकेज के बारे में अगर हम बात करें, थिंक अबाउट द लिंकेज। अगर हम लिंकेज के बारे में बात करते हैं तो ये कंसेप्ट अभी हमें समझना है, जो कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से उभर करके सामने आया है। ठीक है, मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उससे जो कुछ भी हमें मिला, देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है सुटॉन और एक का नाम है बोवेरी। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, दूसरा मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हमें समझना है। ठीक है, टीएच मॉर्गन। राइट नाउ अंडरस्टैंड लिंकेज का क्या कंसेप्ट है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि लिंकेज एक अपोजिशन है, एक एंटागोनिस्टिक पार्टी है टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उस वक्त लिंकेज नहीं होगा। अब ये किसने ऑब्जर्व किया था पहले, तो ये देखो बैटसन और पुनेट, ये दो साइंटिस्ट है। बैटसन वही है इंसान है जिसने, है ना, जेनेटिक्स ये टर्म दिया है। पुनेट वही इंसान है जिसने बेटा चेकर बोर्ड मेथड दिया है, जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, डब्बे बनाते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड एंड स्टडीड, और इसी लिंकेज को प्रॉपरली डिस्कवर और डिटेल में स्टडी किया था बेटा टीएच मॉर्गन, ये भाई साहब ने। ठीक है, तो सुटॉन और बोवरी जो है उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया था, जस्ट सजेस्टेड कंसेप्ट कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बैक्सन और पुनेट ने एक जबरदस्त बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से बड़ा ही वेरी करता है। अभी हम लोग मान लेते हैं, मैं आप सबसे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम लोग एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसका F2 जनरेशन का रेशियो क्या आएगा। तो आप जानते हो फिनोटिपिक रेशियो उसका 9:3:3:1 आना चाहिए, बराबर है, बराबर, ठीक है। मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मैं एक डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराता हूँ, तो डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है। तो आप बोलोगे सर डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1:1:1। हमने करके देखा, टेस्ट क्रॉस जो है मोनो हाइब्रिड का 1:1 आता है, और डाई हाइब्रिड का क्या आता है 1:1:1:1। ठीक है। अच्छा, तो बैटसन और पुनेट ये जो भाई साहब है, इन्होंने एक जबरदस्त प्रयोग करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट। देखो, जब भी आप मेंडल के हिसाब से टेस्ट क्रॉस कराते हो डाई हाइब्रिड, तो आपको रेशियो मिलना चाहिए 1:1:1:1। ठीक है, ये रेशियो मिलना चाहिए, बराबर है, अगर हम मेंडल के हिसाब से सोचते हैं। ये एक्सपेक्टेड हमारा रेशियो है टेस्ट क्रॉस का। अब इस चीज को नोटिस करना, और इसी चीज को अब मैं आगे आपसे बोलूंगा भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, क्या आना चाहिए रे टेस्ट क्रॉस का रेशियो डाई हाइब्रिड का 1:1:1:1 मेंडेलियन, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से। नाउ तो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने क्या किया बैटसन और पुनेट ने। दे वर्कड ऑन द स्वीट पी प्लांट, स्वीट पी नाम का प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं लैथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, टीएच चाहिए। ठीक है, ये था ऐसा है। ओके, नाउ करें। ठीक है, तो ये है लैथाइरस ओडोरेटस। देखो, ये जो लैथेरस ओडोरेटस नाम का जो प्लांट है, वो है ना, उनके ऊपर उन्होंने काम किया, क्या दिया उन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, है ना। दे गॉट डिफरेंट रिजल्ट। अभी डिफरेंट रिजल्ट मतलब क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है तो दो कैरेक्टर लेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर लिए, लेट्स अंडरस्टैंड। टू कैरेक्टर्स, पहला है फ्लावर कलर। क्या लिया, फ्लावर कलर। ये फ्लावर कलर दो है, दो ट्रेट है।
एक तो ब्लू है या तो रेड है। ब्लू इज डोमिनेंट एंड रेड इज रिसेसिव, है ना, यहाँ लिखा है कैपिटल बी स्मॉल आर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, पोलन शेप जो है वो एक कैरेक्टर लिया। पोलन का शेप कैसा होता है वो एक कैरेक्टर लिया। इसमें एक है पोलन ग्रेन लॉन्ग होते हैं या तो राउंड होते हैं। ठीक है, राउंड या लॉन्ग। अब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। लॉन्ग इज डोमिनेंट, राउंड इज रिसेसिव। नाउ अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक क्रॉस किया, नंबर 1 क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है। इस क्रॉस को अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिया एक ब्लू लॉन्ग प्लांट, मतलब कैपिटल बी क्योंकि डोमिनेंट है, लॉन्ग इज डोमिनेंट तो कैपिटल एल कैपिटल है। ठीक है, क्रॉस्ड विद रेड राउंड बिकॉज स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल एल क्योंकि रिसेसिव है। अब जैसे बेटा ये क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। अभी तक तो इतना तो आ गया होगा आपको, है ना, इतने 7-8 लेक्चर हो गए यहाँ, ये तो समझ में आती बात अब, है ना। कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा कि नहीं आएगा, गैमेट कैसे बनते हैं आपको पता है ना, है ना। तो देखो इसका Yes. गैमेट होगा कैपिटल बी कैपिटल एल, इसका होगा स्मॉल बी स्मॉल एल, इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आ गया। इसलिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे बेटा वो होंगे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले। अब देखो दो चीजें हो सकती है, या तो सेल्फिंग कराओ या तो टेस्ट क्रॉस कराओ। तो यहाँ पे उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस बिटवीन दिस वन कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। और ये देखो टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करा देते हैं। जो भी F1 मिलता है F1 का क्रॉस हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपका एक्सपेक्टेड रेशियो डेफिनेटली बेटा ये होना चाहिए, है ना। हमें 4 प्रकार के प्लांट मिलेंगे, एक होगा ब्लू लॉन्ग, एक होगा ब्लू राउंड, एक है रेड लॉन्ग और एक है रेड राउंड। देखो पेरेंट कैसा है बेटा, पेरेंट ब्लू लॉन्ग है, इसीलिए ये ब्लू लॉन्ग हमने पेरेंटल लिया। ठीक है, दूसरा पेरेंट कैसा है बेटा, रेड राउंड है, तो ये देखो रेड राउंड पेरेंटल लिया। बट अगर जब बेटा देखो ब्लू के साथ में राउंड ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मतलब ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन, तो ये तो रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, बराबर है ना। तो बेटा हमें 4 ऐसी चीजें मिलती है। अब मेंडल के डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आ सकता है एक्सपेक्टेड, हमें ब्लू लॉन्ग 1 मिलेगा, 1:1:1:1:1, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो है ना, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे और 50% बेटा पेरेंटल मिलेंगे, बराबर है। 4 मिले हैं, 4 में से 2 पेरेंटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट है। तो हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिलने चाहिए और बेटा 50% पेरेंटल मिलने चाहिए। जब भी हमें ये 50-50 मिलता है तो हम लोग मानते हैं कि हाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तभी तो बेटा 4 टाइप के गैमेट बने और ये हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर, ये सब है ना। अब बात करते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पे इन्होंने जो रेशियो ऑब्जर्व किया वो उनको चौंकाने वाला था एकदम से। क्या है इसमें, आप देख सकते हो, क्या आपको देखने को मिल रहा है, रेशियो मिला बेटा, ऑब्जर्व रेशियो मिला 7:1:1:7। क्या देखने को मिल रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि यार पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से कम है। ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये उनके दिमाग में यार क्वेश्चन आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा रेशियो पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट 50-50% आना चाहिए। ठीक है, या तो पूरा रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए, ऐसा हुआ ही नहीं। जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन है वही मेंटेन रखने की ज्यादा जिद हो रही है, कोशिश हो रही है। मतलब जैसा पेरेंट में है वही जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस बहुत कम बन रहे हैं। क्लियर है क्या रे, ये क्लियर है, आपको दिख रही बात, है ना। तो सर बेटा ये जो हाँ बोलो ना। सर ये जो ऑब्जर्व्ड रेशियो ये टेस्ट क्रॉस के वजह से है ना, क्या ऑब्जर्व रेशियो, ये टेस्ट क्रॉस की वजह से है ना। दोनों ही टेस्ट क्रॉस के रेशियो है। हमें जो एक्सपेक्टेड रेशियो था 1:1:1:1, ये रेशियो टेस्ट क्रॉस का ही है मेंडल के हिसाब से, जो मेंडेलियन क्रॉस कराया था। हमें ऐसा मिलना चाहिए था,
अगर मेंडल का लॉ सही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट हमें ऐसा मिला नहीं, हमें कुछ अलग ही मिला। टेस्ट क्रॉस का रेशियो, ऑब्जर्व का क्या मतलब है, वही क्रॉस है, उसका रेशियो हमने जो चाहा था वो नहीं मिला। हमें ये मिलने चाहिए था, बट ये मिला, ये मिला ही नहीं। बात समझ में आती है? ठीक है, सो ये ऑब्जर्व रेशियो मिला यार, तो मतलब यार ये तो गड़बड़ हो गई, जैसा चाहिए तो वैसा क्यों नहीं आया, इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बदल है, क्या है? ठीक है, अब इन्होंने इस चीज को समझने के लिए एक और क्रॉस करके दिया। इस बार क्या किया इन्होंने, एक ऐसा प्लांट लिया जो ब्लू राउंड है, ब्लू राउंड है मतलब ये पेरेंटल ले लिया, ब्लू कैपिटल बी स्मॉल एल क्रॉस्ड विद अ पेरेंटल स्मॉल बी कैपिटल एल, ऐसा ले लिया। अभी पेरेंटल ही बदल दिया, अब पेरेंटल बदला जो भी हो, बट इसका गैमेट आएगा कैपिटल बी स्मॉल एल, इसके गैमेट आएंगे स्मॉल बी कैपिटल, तो F1 जनरेशन तो वही आया, ब्लू लॉन्ग, ठीक है ना, कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल एल है तो वो भी एक्सप्रेस हो रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो चीज आई है हमें F1 जनरेशन में, इसका क्रॉस हमने है ना रेसेसिव के साथ करा दिया, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। हमने फिर से इसका टेस्ट क्रॉस करना है, ठीक है। अब ये रेसेसिव के साथ जैसे हम लोगों ने क्रॉस कराया, तो फिर से हमारा जो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है थोड़ा देख लेते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो है कि ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, राउंड रेड लॉन्ग और रेड राउंड, ऐसे बेटा मिलने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लू राउंड जो है ये पेरेंटल है, रेड लॉन्ग ये भी पेरेंटल है क्योंकि हमने लिया है वैसे था, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है बच्चों, ये रिकॉम्बिनेंट है, मतलब ब्लू के साथ लॉन्ग चला गया, मतलब पेरेंट में ऐसा नहीं था, या रेड के साथ राउंड चला गया, मतलब पेरेंट में ऐसा नहीं है, रेड लॉन्ग है। तो फिर हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो अकॉर्डिंग टू द मेंडल फिर से वही है 1:1:1:1, मतलब ये और ये चारों एक ही प्रॉपर अमाउंट में आने चाहिए, ठीक है। बट जो ऑब्जर्व रेशियो है जो इनको देखने को मिला, फिर से बेटा उनको चौंकाने वाला था। अभी इनको मिला 1:7:7:1। यहाँ पे भी आपको वही चीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलता है कि जो पेरेंट में है ना वही है ना ज्यादा आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आ रहा है। मतलब ये जो दोनों जीन है जब एक साथ रहते हैं ना, तो वो एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं आने वाले सारे जनरेशन में, ये सेपरेट होने नहीं चाहते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होना चाहते, वो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। आया समझ में? पॉइंट समझ में आता है? पेरेंटली क्यों आ रहा है, जैसा पेरेंट में है वैसा ही क्यों आ रहा है आने वाले जनरेशन में, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को कंसेप्ट है, जब दोनों डोमिनेंट एक साथ थे तो वो दोनों डोमिनेंट हमेशा एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल जब पेरेंट थे, ठीक है, तो वो एक साथ ही आने की कोशिश करते हैं हमेशा, इसीलिए वो ज्यादा बेटा 7 टाइम्स मतलब 7:1 रेशियो में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कपलिंग। तो क्या है कपलिंग का मतलब, जब दोनों डोमिनेंट एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, when both the dominants are present on a chromosome, जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक साथ ही रहना चाहते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होना चाहते। कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ ही गैमेट में जाना चाहता है ना, ये बात तो समझो। स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ ही गैमेट में जाना चाहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, बोले कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ भी जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ भी जा सकता है, ये था इस तरह से, ठीक है। वहां पे कोई भी जीन किसी भी अलील किसी भी अलील के साथ कंबाइन होकर के जाएगा, है ना, कोई किसी के बंधन में नहीं, यहाँ पे बंधन है, अभी तो ये हो पा रहा है ना, इसको बोलते हैं कपलिंग। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इसको उन्होंने रिपल्शन कहा। क्या बोलते हैं रिपल्शन, किसको बोल रहे हो, कि जब दोनों डोमिनेंट, देखो कैपिटल बी इस क्रोमोसोम पे है, इस प्लांट पे है, और कैपिटल एल कैपिटल दूसरे प्लांट पे है, तो वो एक है ना सेपरेट है ना, तो अलग है, तो अलग अलग रहना चाहते हैं, वो एक साथ आना नहीं चाहते, ठीक है। जब भी गैमेट बनेगा दे विल नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने कहा रिपल्शन, ठीक है। सिंपल सादी बात यार, जैसा पेरेंट में था ना, जैसा पेरेंट में जेनेटिक क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, वैसा ही है ना बच्चों में जेनेटिक्स में कॉम्बिनेशन मेंटेन रखने की कोशिश होती है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होने देना चाहते।
तो बच्चों यहाँ पे कपलिंग और रिपल्शन का हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, बैट्सन और कुबरेट ने। क्या बोलते हैं कपलिंग क्या है? डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर ट्राई टू रिमेन टुगेदर, वो हमेशा बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। रिपल्शन का क्या मतलब है? डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर व्हेन कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट इन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंट पेरेंट्स में है तो वो अलग अलग ही रहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये कंसेप्ट मॉर्गन ने भी देखा, बोला यार ये कपलिंग रिपल्शन ये क्या नाटक चल रहा है इनका। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर मच मोर, मतलब आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब भी रिजल्ट आएंगे तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज्यादा दिखाई देंगे एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेशंस। नए कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम दिखाई देते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज्यादा देखते हैं। जैसे पेरेंट में कैरेक्टर है वैसे ही बेटा बच्चों में है ना, ऑफस्प्रिंग्स में आपको देखने को मिलते हैं। नए कॉम्बिनेशन वाले बहुत कम चांसेस देखने को मिलते हैं ना। मॉर्गन भाई साहब ने बोला यार ये क्या चीज है, तो मॉर्गन ने कहा जो आप लोग तुम लोग यार कपलिंग रिपल्शन ये जो ड्रामा बोल रहे हो ना, ये एक ही कंसेप्ट है। वो क्या है? वो है लिंकेज। क्या है बेटा? लिंकेज। ठीक है, आप जो कपलिंग बोल रहे हो, आप जो रिपल्शन बोल रहे हो, वो लिंकेज ही है। ये कौन बोला? और फिर उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी दिया। ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है ड्रोसोफिला का, वो हम लोग बहुत बाद में समझेंगे, है ना। तो पहले ही उसको छेड़ते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आता, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रॉपर पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। देखो अब हमें ये समझना है कपलिंग का मतलब क्या है। कपलिंग कब हो सकता है? कपलिंग तभी हो सकता है जबकि सिस अरेंजमेंट हो। सिस अरेंजमेंट हो। रिपल्शन तब हो सकता है जबकि ट्रांस अरेंजमेंट हो। अब ये क्या होता है? कपलिंग सिस अरेंजमेंट में है ना, रिपल्शन ट्रांस अरेंजमेंट में है। सो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ये कहता हूँ, जब आप इस प्लांट को देख रहे हो ना, इसको देखो, जब हम कपलिंग के बारे में बात करें, ये वाला ब्लू लॉन्ग है ना, इसके सेल्स पे देखोगे तो आपको दो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। तो मैटरनल क्रोमोसोम पे बेटा कैपिटल बी प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल एल प्रेजेंट है। पैटर्नल पे भी कैपिटल बी कैपिटल एल प्रेजेंट है। दैट्स इट। तो जब भी गैमेट बनेंगे, इनके जब भी गैमेट बनेंगे तो या तो ये क्रोमोसोम जाएगा या तो ये क्रोमोसोम जाएगा। तो गैमेट में हमेशा ऐसा क्रोमोसोम जाएगा जिसके ऊपर कैपिटल बी कैपिटल एल प्रेजेंट है। राइट नाउ ये जो है ना स्मॉल बी, इसके सेल में भी बेटा दो हम लोग होमोलॉगस पेयर बना लेते हैं। इसके ऊपर स्मॉल बी स्मॉल एल है, यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल है। तो इसके भी जो गैमेट बनेंगे वो डेफिनेटली बेटा स्मॉल बी स्मॉल एल वाले बनेंगे। मतलब इसके जो गैमेट बनेंगे उस गैमेट में एक ही क्रोमोसोम होगा जिसमें कैपिटल बी कैपिटल एल हो, और इसके जो गैमेट बनेंगे बेटा उसमें स्मॉल बी स्मॉल एल, इस तरह से। अभी देखो वो सेपरेट हुए नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जब भी हम लोग क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, जब भी हम लोग टेस्ट क्रॉस भी कराते हैं, तो क्या होता है कि इसी प्रकार का गैमेट बनेगा इससे। ठीक है, इसमें आप ये जो प्लांट है इसमें आपको सिर्फ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। तो ये जो हेटेरोजाइगस मिला है हमको F1 जनरेशन में, उसमें भी बेटा है ना, यहाँ पे मान लेते हैं ये मैटरनल और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मदर है और ये फादर है, ये है ना, ये फीमेल है और ये मेल हमने लिया। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा ये इसके लिए हो गया मैटरनल क्रोमोसोम जो इससे आया, और पैटर्नल क्रोमोसोम जो इससे आया, और ये बन गया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो आप देख रहे हो कि जब भी F1 जनरेशन भी आया तो कैपिटल बी और कैपिटल एल एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है जैसे कि मदर में था, और स्मॉल बी और स्मॉल एल एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है जैसे कि फादर में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप कितने भी प्रोसेस कराते चले जाओ, क्योंकि ये क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल बी कैपिटल एल एक साथ प्रेजेंट है, तो वो ऐसा ही जाते रहेंगे जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता ना, तब तक ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। जब कैपिटल बी और कैपिटल एल एक साइड में प्रेजेंट हो तो इसी को मैं क्या कहता हूँ बेटा, सिस अरेंजमेंट कहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द
सिस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ट्रांस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, अब देखो जहाँ पे रिपल्शन आया, क्योंकि इसका गैमेट क्या होगा, इसका एक गैमेट बनेगा जिसमें होगा कैपिटल बी स्मॉल एल। इसके गैमेट ऐसे बनेंगे ना, इसके गैमेट कैसे बनेंगे बेटा? स्मॉल बी कैपिटल एल। तो ये कैसा है? ऐसा है ना, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल। तो डोमिनेंट एक इधर है, एक डोमिनेंट इधर है, इसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। मतलब जब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो अलग अलग ही रहना चाहते हैं, जब ये एक ही क्रोमोसोम पे थे तो एक ही क्रोमोसोम पे रहना चाहते हैं। इसका मतलब वो लिंक्ड है, वो सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। इसी को हम कपलिंग रिपल्शन कहते हैं। तो ये है ट्रांस अरेंजमेंट। क्या है बेटा? ये ट्रांस अरेंजमेंट। कैपिटल बी इधर, कैपिटल एल इधर, स्मॉल एल इधर, स्मॉल बी इधर, तो इसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैं, है ना, कपलिंग के बारे में बोलता हूँ तो ये तभी होता है जब सिस अरेंजमेंट हो, और रिपल्शन तभी होता है जब ट्रांस अरेंजमेंट हो। क्लियर है बच्चों? पूछ लो यस रे सर। बाबा, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, कपलिंग और रिपल्शन, सी सी आर, पता नहीं ट्रांस। ठीक है, तो सी सी इज व्हाट द कपलिंग एंड सिस यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। भैया मॉर्गन साहब आए, बोले यार सब बढ़िया है, सब बढ़िया, ये कपलिंग रिपल्शन तुम जो बोल रहे हो ना, ये एक ही फंडा है। क्या मतलब है भाई? मतलब ये कि दोनों जीन जो आपने कंसीडर किए हुए हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे इतने पास पास में हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट होना मुश्किल हो गया। इतने गहरा बंधन बन चुका है, इतना गहरा प्यार है कि एक दूसरे को सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसको बोलते हैं बंधन, लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज थ्योरी यहाँ पे आती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी पॉसिबल है जब दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, तो 100% पॉसिबल है। या तो जो दो जीन आपने कंसिडर करे हुए हैं वो एक ही क्रोमोसोम होने के बावजूद बहुत दूर दूर है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। नहीं, अगर वो बहुत पास में है क्रोमोसोम के ऊपर तो यार वो एक साथ ही जाने की कोशिश करते हैं, इसी बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो क्या है बेटा लिंकेज? द टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट इन ए ग्रुप। एक ग्रुप पे वो चले जाएंगे, जितने पास पास के जीन है सारे एक साथ ही जाएंगे, सेपरेट ही नहीं होंगे। उनकी टीम है पूरी, गैंग है, वो गैंग एक साथ ही जाती है, सेपरेट नहीं होने देते। The gene showing group inheritance are called as the linked gene। जो भी ग्रुप इनहेरिटेंस शो करते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, एक, है ना, जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाते हैं, पूरा ग्रुप ही जाता है। सारे डोमिनेंट एक साथ है तो सारे डोमिनेंट एक साथ ही जाएंगे, सारे रेसेसिव एक साथ है तो सारे रेसेसिव एक साथ है। तो उनका एक ग्रुप है बेटा, गैंग है, वो एक साथ ही जाती है, लिंक्ड है, क्योंकि वो क्रोमोसोम के ऊपर बड़े पास पास में है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो द ग्रुप इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन, तो हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, जो ऐसा है करते हैं। नाउ लिंक्ड जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। अरे यार क्या बात, ये तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यार अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा ना। तो linked gene must be present on the same chromosome in a linear manner at some distance, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, है ना, दिख रहा है आपको? अब ये सारे जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और बिल्कुल पास पास में, तो ये बन गया एक लिंकेज ग्रुप। ठीक है, जैसे और पक्का है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसान है, ये हो गया एक लिंकेज ग्रुप। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल, ये नीचे और एक लिंकेज ग्रुप दिया है, देखो ये भी पॉसिबल है, यहाँ डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है। So anything is possible, but they are linked, they are together, or they always move, है ना, together। Now मैं आप सबसे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बड़ा ही जेन्युइन, बहुत सिंपल। मुझे बात बताओ, किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है एक साथ जाने की, ए और बी की या ए और एफ की? बताओ,
तो उन दोनों एक साथ ही जाएंगे ज्यादा करके, ए बी या ए एंड स्मॉल एफ, सर ए एंड स्मॉल एफ। ज्यादा करके ए एंड बोलो स्मॉल एफ। स्मॉल एफ कैसे जाएगा यार, ए एंड स्मॉल एफ के चांसेस कम है क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है ना। देखो ये इतना लेंथ है यार, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दो जीन के बीच में जितना डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे ना, उतना ज्यादा बेटा उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के बढ़ जाते हैं, मतलब लिंकेज उतना ही कम हो जाता है। मैंने ये बार बार बोला कि जितने जीन एक दूसरे के पास पास में होंगे उतना बंधन है ना गहरा होगा। yes, they must be close, the distance must be less। तो ए बी ये जो दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी, इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है, वो ज्यादा है ना बेटा, कोशिश करेंगे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में टिके रहे एक साथ। बट ए और एफ इसके बीच में ठीक है ज्यादा करके बेटा रिकॉम्बिनेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ए और एफ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और उनमें क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा हो सकता है। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है ना? Yes, sir. डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस है। और बहुत दूर हो गए जीन, दोनों जीन, तो बेटा डेफिनेट समझ लो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के करीब पहुंच गए। अब बेटा ये सर ये कैसे समझे ना, इसमें मुद्दा बहुत सिंपल। देखो लिंकेज इज द ग्रुप ऑफ नॉन एलेलिक जीन, ये सारा जितना भी है पूरा लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, लिंकेज क्या है? इज द ग्रुप ऑफ नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब मान लेते हैं एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर 100 जीन प्रेजेंट है, तो वो सारे हो गए बेटा लिंक्ड जीन। जितने भी जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं वन लिंक्ड ग्रुप। ठीक है, वन लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, बट उसमें भी भेदा भेद है, डिफरेंसेस है। जो बहुत पास पास में होते हैं उनके बीच में लिंकेज ज्यादा होता है, जो बहुत दूर दूर होते हैं उनके बीच का लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होते चला जाता है। ठीक है, बट लिंकेज ग्रुप क्या होता है? all the genes present on the same chromosome called as a linkage group। ठीक है, जितने भी जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सिंपल फॉर्मूला आप याद नहीं रखते? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या आप बता सकते हो आपके सेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप? 46। 6 ठीक है बोल सकते हैं, बट बेटर होगा हम लोग उसको हैप्लॉइड में मेजर करें, मोनोप्लॉइड में, सो दैट इज अ 23। क्योंकि देखो होमोलॉगस ही पेयर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं ना जितने भी आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे सेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होते हैं 23 इन अ ह्यूमन। तो यहाँ हमें हमेशा नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम देखना है। जैसे कि पी प्लांट है, पी प्लांट में 7, ड्रोसोफिला में 4 न्यूरोस्पोरा जो फंगस है उसमें 7 है, मेज प्लांट में 10 है हैप्लॉइड ना, माउस है उसमें 21 है, एक आधा बैक्टीरिया उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है या सिंगल सर्कुलर, तो एक ही होगा लिंकेज ग्रुप। अभी ह्यूमंस में थोड़ा सा डिफर करते हैं, डिफरेंस है मेल में 24 है और फीमेल में 23। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मेल में है ना 22 प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, तो देखो एक्स क्रोमोसोम एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जीन्स का, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन होते हैं जीन के। इसीलिए क्या हो जाता है एक्स और वाई को हम लोग अलग अलग लिंकेज ग्रुप मानते हैं। फीमेल में क्या है 22 प्लस एक्स एक्स है, तो ये एक्स ही है, एक जैसा ही है, इसीलिए हम लोग फीमेल में 23 मानते हैं और मेल में 24। सो कैन यू गिव द आंसर्स यस और नो? तो बेटा नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ हैप्लॉइड सेट। ठीक है, आसान है ना? क्योंकि यार लिंकेज ग्रुप होता ही क्या है ना, जितने जीन एक क्रोमोसोम के लीनियर अरेंजर है उसको हम लोग लिंकेज ग्रुप मानते हैं। दैट्स इट। आर यू श्योर?
Yes, sir. बढ़िया, चलो आगे चलो। नाउ देखो, लिंकेज ग्रुप इज रेयरली कंप्लीट एंड कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन। अब यार ऐसा तो नहीं होगा कि जो लिंकेज ग्रुप आपके अंदर प्रेजेंट है वो वैसे के वैसा ही रहे, ये जरूरी नहीं है। ये जो लिंकेज ग्रुप है उनको तोड़ दिया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है बाय अ मेथड, बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा लिंकेज के अपोजिशन में काम करता है, मतलब लिंकेज को तोड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में हो सकता है जो जीन बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, या तो हम ऐसा कहते हैं कि जितना कम डिस्टेंस होगा ना दो जीन के बीच में, उतना ही बेटा क्रॉसिंग ओवर होने का भी चांस कम है। ठीक है, लेस द डिस्टेंस लेस द क्रॉसिंग ओवर, मोर द डिस्टेंस मोर द क्रॉसिंग ओवर। बराबर है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम बेटा क्रॉसिंग ओवर होने के। देखो बेंड करना पड़ेगा, दो क्रोमोसोम एक दूसरे से बेंड हो जाए। अब यार जब बेंडिंग होगा तो एकदम पास पास वाली चीजें जो है उतनी बेंड नहीं हो पाती। हाँ, दूर है तो बेंडिंग हो पाता है, क्योंकि देखो पैकेटिंग स्टेज आएगी, कायस्मा बनता है, आपने पढ़ा होगा ना, है ना। मियोसिस मियोसिस है कि नहीं, पैकेटिंग स्टेज आती है, पहले सिनेप्स सिनेप्स बनता है, फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, फिर सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो ये जो सेगमेंट एक्सचेंज करना है, तोड़ना है, जोड़ना है, ये तभी पॉसिबल है जब क्रोमोसोम की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बनते हैं, उतने ज्यादा कायस्मा बन सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू द लिंकेज। देखो, एक्सचेंज ऑफ एलिलिक जीन एंड सेपरेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है कि जब एलिलिक जीन, मतलब इधर कैपिटल टी है इधर स्मॉल टी है, तो एक दूसरे से सेपरेट, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकस बदलता है ना। जिस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है वहां पे स्मॉल टी आ जाएगा, जहाँ पे स्मॉल टी है वहां पे कैपिटल टी आ जाएगा। दैट इज एक्सचेंज। सो एलिलिक एक्सचेंज ऑफ एलिलिक जीन एंड सेपरेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन का क्या मतलब है, सेपरेशन होगा ना। लेट्स सी दिस। यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली बेटा बात करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हमने दिया होगा, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे है कैपिटल ए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों है, आप देख सकते हो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यहाँ है कैपिटल स्मॉल सी और व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ है स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। जब भी बेटा सपोज मान लेते यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, यहाँ जहाँ पे कैपिटल ए था वहां पे यहाँ पे कैपिटल ए आ गया, ऐसा ऐसा हो सकता है। स्मॉल ए आ गया, या तो यहाँ पे जो है ना, मतलब इतना पोर्शन टूट के चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली बेटा ये वाला पोर्शन जो है स्मॉल बी ऊपर चला गया, और देखो कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पे आ गया। तो एलिल्स ने अपनी पोजीशन बदली, पैटर्नल से मैट, है ना, मैटरनल से पैटर्नल पे आ गए डोमिनेंट, और पैटर्नल से मैटरनल पे चले गए रेसेसिव। ये हुआ क्रॉसिंग ओवर। बट आप इसको रेफरेंस पे कंसीडर करो। अब आप रेफरेंस लो स्मॉल सी और कैपिटल सी का, तो आप बता सकते हो ना विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉल सी, पहले कैपिटल बी उसके साथ में था, अब स्मॉल सी के साथ में स्मॉल बी आ गया। तो दो नॉन एलिलिक जीन के बीच में क्या हुआ बेटा, है ना, आपको दिखाई दे रहा है, सेपरेशन हो गया ना, स्मॉल सी कैपिटल बी से सेपरेट हो गया, और बेटा स्मॉल बी कैपिटल सी से सेपरेट हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ द एलिलिक जीन। ऑब्वियसली है ना, एलिलिक जीन अपनी अपनी पोजीशन बदल देते हैं, बट इट इज अ सेपरेशन ऑफ द नॉन एलिलिक जीन। तो जो नॉन एलिलिक जीन है, जैसे कि स्मॉल सी के साथ स्मॉल बी आ गया और कैपिटल सी के साथ में कैपिटल बी आ गया, पहले ऐसा कंडीशन नहीं था। तो इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इसी की वजह से लिंकेज जो है जिस तरह का रहता है वैसा रह नहीं पाता, इट कैन चेंज। ठीक है, बराबर। तो नए नए जो भी चेंजेस, हाँ बेटा सर आप एक बार वापस रिपीट करोगे? आसान है। देखो, मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या बेटा कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी जो कि मैटरनल पे था, क्या अब वो पैटर्नल पे है? यस सर। बराबर है, मतलब क्या उसने पोजीशन बदली कि नहीं? यस सर। किसके साथ बदली, किसके साथ बदली? अपने ही एलिल रेसेसिव के साथ।
जहाँ कैपिटल बी था वहाँ स्मॉल बी आ गया, जहाँ स्मॉल बी था वहाँ कैपिटल बी आ गया। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एलिलिक जीन्स। करेक्ट है, एक्सचेंज हुआ ना, सब दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन बदली, तड़ाक मड़ाक। यस और नो? यस सर। हाँ, सिंपल है। बट सिंपल ये भी है कि जैसे ही इसने पोजीशन बदली तो पहले इसके बाजू में कौन था, कैपिटल बी के बाजू में दूसरा जीन कौन था, स्मॉल सी। ठीक है, बट आफ्टर क्रॉसिंग और क्या हो गया, क्रॉसिंग कैपिटल बी के बाजू वाला जीन कौन सा हो गया, कैपिटल सी। तो बेटा दो जीन जो है ये और ये दोनों जीन के बारे में बात सोचोगे आप लोग, तो जब क्रॉसिंग हुआ तो जो नॉन एलिलिक जीन है इनके इनके बीच का सेपरेशन हो गया, है ना। स्मॉल बी को कैपिटल बी छोड़ के चला गया, है ना, बीच में, और अलग अलग जगह जाके बैठ गया। वैसा ही हुआ, स्मॉल बी ने कैपिटल सी को छोड़ करके चला गया। तो जब दो जीन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेटा ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए और लिंकेज टूट गया, लिंकेज तो टूट गया ना, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर में हमें हमेशा नोटिस करना है कि अलील्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो दो जीन आजू बाजू में होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब यही चीज आप कैपिटल बी और कैपिटल जी के बारे में भी सोचो, ठीक है, बराबर है। यही चीज आप कैपिटल ए और स्मॉल एफ के बारे में सोचो, यही चीज आप कैपिटल ए और कैपिटल ई के बारे में सोचो, ठीक है। अब देखो कैपिटल ए कैपिटल ई के साथ था, बाद में जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैपिटल ए स्मॉल ई के साथ आ गया। सेम थिंग स्मॉल ए स्मॉल ई के साथ था ऑन द लिंकेज ग्रुप, अब स्मॉल ए कैपिटल ई के साथ आ गया। तो अगर हम दोनों जीन के बारे में सोचते हैं, है ना, तो हमें पता चल रहा है कि यार जो जैसा पहले लिंकेज ग्रुप था, तो पहले का लिंकेज ग्रुप था कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम। वो चेंज होकर के बदल गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल ए कैपिटल। ये क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉसिंग हुआ है। तो लिंकेज ग्रुप क्यों बदल सकता है, जब क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करता है अपने दूसरे, है ना, होमोलॉगस पेयर के साथ में। बात क्लियर है क्या, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यस बेटा, यस सर। नाउ देखो नए कॉम्बिनेशन आने के चांसेस म्यूटेशन से भी होते हैं, बराबर है, नए जीन को प्रोड्यूस कर सकता है, बट क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी है तो यहाँ पे नया जीन आ जाएगा, बट है ना, नए नए कॉम्बिनेशंस हमेशा बेटा फटाफट, म्यूटेशन बहुत रेयर प्रोसेस है, उससे नए जीन आते हैं बट वो बहुत ही रेयर है, वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे वो अलग बात। बट क्रॉसिंग ओवर तो हर बार जब जब गेमेट बनेगा, जब जब स्पर्म बनेगा, जब जब एक सेल बनेगा, हर बार क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं, और हर बार नए कॉम्बिनेशन आते हैं, जो जीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके ही नए नए कॉम्बिनेशन ये बना के दिखाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से द, है ना, एक्सचेंज ऑफ एलिलिक जीन और सेपरेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन और क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा इस सब चीजों से हमें क्या समझ में आता है, लिंकेज की स्ट्रेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड है बताओ। लिंकेज की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, बराबर है। दो जीन जो है, दोनों जीन के बीच का जो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आपको, कैपिटल ए और कैपिटल ई को कंपेयर करो। अब ये जो है ना बहुत दूर था, इसलिए जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैपिटल ए स्मॉल ई के साथ चला गया। नाउ अगेन कंपेयर दिस ए कैपिटल ए विद द कैपिटल बी, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ तो बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ इधर आ गया, दोनों एक साथ ही चले गए। तो बताओ बेटा क्यों ऐसा हुआ, कैपिटल ए कैपिटल ई क्यों नहीं साथ में चला गया, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस आता है। कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ ही क्यों गए, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है। तो बेटा लिंकेज की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बताओ, लिंकेज की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कौन से जीन में लिंकेज की स्ट्रेंथ, कैपिटल इनकी लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है या इनकी लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इनकी लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यों है, बिकॉज वो बहुत क्लोज है यार। तो लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा,
लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा दो जीन के बीच में। क्योंकि देखो ए और ई के बीच का लिंकेज का स्ट्रेंथ क्यों कम है? क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दे आर टू मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल थिंग। तो लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिंकेज स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो और कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं लिंकेज के, है ना, स्ट्रेंथ को? देखो, डिस्टेंस बिटवीन जीन जितना बढ़ेगा उतना बेटा लिंकेज घटेगा और उतने ही क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, बराबर। देखो, वक्त के साथ में जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे बेटा लिंकेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम बहुत रिजिड होते चले जाते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती चली जाती है, इसलिए उनका क्रॉसिंग ओवर होना, है ना, बड़ा ही बेटा मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एज के साथ में लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती चली जाती है और क्रॉसिंग ओवर कम होता चला जाता है, इसलिए नए नए कॉम्बिनेशन आने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी चीज को एक्सपैंड करेगा, डीएनए के साथ भी ऐसा ही करेगा। अगर देखो टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो लेंथ ऑफ डीएनए और लेंथ ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा सा बड़ा रहेगा और उसकी वजह से क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और लिंकेज का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एक्सरेज के बारे में अगर आप बात करते हो, अगर आप ज्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सरेज का यूज करते हो तब भी बेटा लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी अगर हम एक्सरेज का यूज करते हैं तो। ठीक है, देखो सेक्स मतलब जेंडर जो है उससे भी फर्क पड़ता है भाई। मेल में लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि वहां पे है एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, एक्स का नॉन होमोलॉगस रीजन और वाई का नॉन होमोलॉगस रीजन एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते ही नहीं। सिर्फ इसीलिए हम लोग मानते हैं कि फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल का लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है, दैट्स इट, सिर्फ एक्स वाई जीन की वजह से, बाकी तो सेम ही होता है। बाकी ऑटोसोम के लिए दोनों में ही लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसीज इक्वल है फॉर एवरी जीन। ठीक है, एक और है जिसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटाइजेशन। मतलब क्या होता है, डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, बार बॉडीज वगैरह बनती है। ठीक है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम है पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है और इसी की वजह से क्या है, हेटेरोक्रोमेटाइजेशन की वजह से, है ना, जैसे जैसे हेटेरोक्रोमेटाइजेशन बढ़ेगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि डीएनए इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा कि उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ फंडे हैं। देखो, आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, ये है पहले, बाकी सब ने बता दी। बट जिस तरह से अभी तक पेपर आ रहे हैं उस तरह से डिस्टेंस बिटवीन जीन जितना बढ़ेगा उतना लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी। ये नॉर्मल और सिंपलेस्ट चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको समझ में आता है। यस, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमें एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्या क्वेश्चन आता है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। क्या है देख लेते हैं। हमें पूछा जाएगा बेटा अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जो जीन होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। देखो, कैनी फॉर एनी हेटेरोजाइगस कंडीशन, अब जब भी आप हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में बात करें, फॉर अ हेटेरोजाइगस कंडीशन ही हम लोग चीजें समझ पाएंगे। होमोजाइगस में तो हम लोग सिस या ट्रांस कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये सब होमोजाइगस मतलब दोनों तरफ सेम ही प्रकार के जीन हो, तो आप उसे क्या मानोगे। मान लो जैसे मैंने ये लिख दिया है यार, कैपिटल ए ऐसा है। अब यार दोनों भी देखोगे तो इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल भी है, इधर भी, तो यार इसको आप क्या बोलोगे। इसे आप ना सिस बोलते हो ना ट्रांस बोलते हो, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो जब भी आप हेटेरोजाइगस कंडीशन देखोगे उसी वक्त बेटा आपको ये सारी चीजें नोटिस करने को मिलेगी। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर लिंक्ड, अभी हमें दिया है यार ए और बी ये दोनों लिंक्ड है, इसका क्या मतलब है बच्चों।
यहाँ पे आप दो फॉर्मेट देख पा रहे हो, है ना। ये दिया है हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए एक एलिलिक पेयर है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक एलिलिक पेयर है। दो हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यस, है ना। अब क्या बोलोगे जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2⁻² आएगा और 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। बिल्कुल सही है ना। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये एक पेयर है, ये एक हेटेरोजाइगस पेयर है, तो 2⁻² इज इक्वल टू 4 टाइप ऑफ गैमेट। बट नोटिस जब लिंकेज होगा, लिंकेज के केस में बच्चों एक बात याद रखनी है कि जितने भी लिंक्ड जीन होते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, they will behave as a single unit। उनको हम लोग एक सिंगल यूनिट मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों हेटेरोजाइगस है तब भी हम लोग 2⁻1 ही ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हमें सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे। बट कौन से दो टाइप के मिलेंगे सर? अब ये डिपेंड करता है कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। क्या ये सिस फॉर्मेट में अरेंज्ड है या तो ट्रांस फॉर्मेट में अरेंज्ड है? लेट्स सी। देखो, हमें अगर ऐसा अरेंजमेंट दिखता है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल है। मैटरनल पे कैपिटल ए कैपिटल बी डोमिनेंट एक साइड में है और बेटा रेसेसिव एक साइड में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा प्लस प्लस ए बी, तो जहां प्लस प्लस लिखा है वो डोमिनेंट है। या तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा ए प्लस बी प्लस, तो जहां पे भी ए प्लस बी प्लस ऐसे चार्ज होगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं बेटा डोमिनेंट। तो ये दोनों डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है ना। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा होगा, तो इसको हम लोग सिस अरेंजमेंट बोलेंगे। सही बात। ट्रांस अरेंजमेंट क्या है बच्चों? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। देखो, मान लेते ये पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम ऐसे लिख लिया हमने, तो मैटरनल क्रोमोसोम पे कैपिटल ए स्मॉल बी है और पैटर्नल पे स्मॉल ए कैपिटल बी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। इस केस में दोनों डोमिनेंट अलग अलग क्रोमोसोम पे है। यस। अब बात करते हैं सर, दो ही टाइप के गैमेट बोलोगे तो कैसे बनेंगे? सिंपल है, इसमें सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं, या तो ये वाला गैमेट बनेगा या तो ये बनेगा। बराबर है, ऐसा या ऐसा, क्योंकि ये क्रोमोसोम जहां जाएगा वो वाला गैमेट, तो ये क्रोमोसोम जाएगा वो वाला गैमेट। इसमें भी सिर्फ दो ही टाइप बन सकते हैं, या तो ये गैमेट बनेगा या तो ये गैमेट बनेगा। दैट्स इट। सो 2 1 है ना, 2⁻1 is equal to only 2 types of gametes you will get, not the 4 type of gametes। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो बेटा इसी से हमें 4 प्रकार के गैमेट मिल सकते थे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। हाँ बच्चों, समझ रहे हो? गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है? all the linked genes will show monohybrid ratio। चाहे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करा दिया उसका, आप लोगों को लग रहा है दो जीन ले लिए तो आपको 9:3:3:1 रेशियो आएगा ना, है वो 3:1 रेशियो देगा, क्योंकि उसके दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड रेशियो बनते हैं। तो गोल्डन रूल ये है बच्चों कि जब सारे जीन लिंक्ड होते हैं तो उनका मोनोहाइब्रिड रेशियो आता है, बस, है ना। ये अभी है ना, एक बिल्कुल बिल्कुल इसको भूलना मत। ठीक है, और दूसरा गोल्डन रूल है, मतलब इसी में लिंक्ड जीन्स कितने भी हो हेटेरोजाइगस, उनको हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। ऑल द लिंक्ड जीन्स बिहेव एंड विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, क्योंकि वो एक साथ ही जाएंगे। क्योंकि वो एक साथ जाते हैं, तो यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल द linked genes behave as a single unit।
ये है गोल्डन रूल। दूसरा, ऑल द लिंक्ड जीन शोज मोनोहाइब्रिड रेशियो। जितने भी लिंक्ड जीन होंगे सब मोनोहाइब्रिड रेशियो शो करेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। क्रॉसिंग ओवर मैंने बार बार आपको समझाया, क्रॉसिंग ओवर में हमेशा सिस से ट्रांस बनता है, ट्रांस से सिस बनता है। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है सिस एलिमेंट। ठीक है, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये मैटरनल ये पैटर्न, जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी ने पोजीशन बदल मान लेते हैं, तो हुआ क्या, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, तो ट्रांस आएगा। तो जब भी हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं उसमें हमेशा सिस से ट्रांस बनता है या तो ट्रांस से सिस अरेंजमेंट आती है। ये क्लियर है? देखो ये जो पेज आपके सामने ओपन है बहुत ही गोल्डन है ना चीज है, मतलब जब भी आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा यही पॉइंट है। ऑल द लिंक्ड जीन्स बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, ऑल द लिंक्ड जीन्स शो मोनोहाइब्रिड रेशियो। यस, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, बहुत बढ़िया। ना अब आते बात करते बेटा गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। जब भी हम लोग गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो जो मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, कैसे गैमेट बनेंगे। देखो मेरे पास ये है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, लिंक्ड इन सिस फॉर्म। ऐसे फॉर्म से लिंक्ड है, सिस फॉर्मेट में लिंक्ड है। ठीक है, मतलब सिस फॉर्मेट में मतलब मैं कैसे अरेंज करूंगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, बराबर है। तो देखो अब क्योंकि दोनों ही लिंक्ड है, दोनों ही हेटेरोजाइगस है, तो मेरे लिए n इज इक्वल टू 1 ही आया। देखिए तो n इज इक्वल टू 1 आया ना, बाकी समझ रहे हो, n इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ एंड हाफ। बेटा इसमें स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 0% है। स्मॉल ए कैपिटल बी आने की सर 0% है ना, क्योंकि ये सिस फॉर्मेट में है तो यही होगा। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, सेम क्वेश्चन कोई डिफरेंस नहीं है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिंक्ड इन अ ट्रांस फॉर्मेट, तो क्या होगा, क्या होगा, इसको कैसे लिखूंगा मैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, ठीक है। इसमें भी दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे, n इज इक्वल टू 1 ही आएगा क्योंकि इट इज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो अगर बेटा ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे तो कौन से बनेंगे, ये आएगा यहाँ पे a बाय 1 बाय कैपिटल ए स्मॉल बी का हाफ आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी हाफ आएगा, बट ये 0% आएगा, ये 0%। दैट्स इट। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो क्या होता, तो हमें चारों गैमेट मिलते इन द 1/4 प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है क्या रे, यही तो समझ में। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो हमें ये भी मिलता, ये भी मिलता, ये भी मिलता, ये भी मिलता है, और ऑल इन द 1/4 सारे इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, दो ही टाइप मिल रहे हैं, बाकी दो मिलते ही नहीं है। जैसा पेरेंट में अरेंज है वैसा ही मिलेगा बस, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीटली लिंक्ड है तो हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ बच्चों यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मैंने दिया, यहाँ पे ये दिया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सर इसका क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे शायद एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन दी है, फिर भी हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 होगा, दो टाइप के लिमिट मिलेंगे। देखो ये होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और दूसरा होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, तो विल गेट दिस टाइप ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। यस एवरीवन, ये दिख रहा है आपको, क्लियर है? Yes, sir. सेम वे लेट्स सी दिस वन। यहाँ मान लिया हम लोगों ने लिंक जीन है, ये कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे यार, एक भी हेटेरोजाइगस नहीं, ना ए वाला ना बी वाला, मतलब यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 0,
तो एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, सारे गैमेट हमें यही इजी। नेक्स्ट मान लेते मैंने एक ट्राई हाइब्रिड दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और कंडीशन दी कि ए बी आर लिंक्ड इन अ सिस फॉर्म, और सी वाला जीन जो है वो लिंक्ड नहीं है इनसे, तो हमें कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे? लेट्स डू इट। देखो इसके लिए आपको n इज इक्वल टू 2 आएगा क्या? अकेले के लिए नहीं, ये क्योंकि एक सिंगल यूनिट है तो इसके लिए n इज इक्वल टू जो आएगा 1 आएगा, और ये एक है इसलिए इसके लिए भी n इज इक्वल टू 1 आएगा, तो n प्लस 1 प्लस 1 बेटा हो जाएगा 2, तो हमें दोनों को मिला करके n प्लस n इज इक्वल टू 2 मिला। क्या सबको समझ में आया? इसके लिए n इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी n इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि ये तो सेपरेट है, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो दोनों को मिला करके n इज इक्वल टू 2 हो गया, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 2 तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। अब ठीक है, बट सर 4 प्रकार के कौन से गैमेट मिलेंगे? तो यहाँ पे दिया है सिस फॉर्मेट, तो सबसे पहले हम इसके बारे में सोचे तो हमें सिर्फ 2 प्रकार के गैमेट मिल सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, बराबर, क्योंकि सिस फॉर्मेट में कैपिटल ए कैपिटल बी या तो स्मॉल ए स्मॉल बी, बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा है क्योंकि ये लिंक नहीं है इनसे, देखो इनके साथ में ये कैपिटल सी भी आ सकता है, स्मॉल सी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और इस केस में हमें 4 प्रकार के गैमेट मिल सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। एवरीवन क्लियर? ये रहे तुम्हारे 4 टाइप के गैमेट। अरे क्लियर है? यस सर। चलो यही क्वेश्चन अगर हम अलग ढंग से देखते हैं, मान लेते हैं यही सेम है बट ये लिंक्ड है ए बी ट्रांसफॉर्मेट, तब भी बेटा हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे, n इज इक्वल टू 2 आएगा, सब होगा, बट हमें पहले से पता है कि इनका जो गैमेट आएगा ट्रांस है तो कैपिटल ए स्मॉल बी आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी आएगा, और बाकी तो वही है कैपिटल सी स्मॉल सी, तो हमें मिलेंगे ये और ये इन 1/4 प्रोबेबिलिटी, तो 4 मिले तो 1/4, 2 मिले तो 1/2, 8 मिले तो 1/8। क्लियर है बच्चों? पूछ लो यार, क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। इफ यू आस्क सर इसमें n कैसे डिसाइड किया? क्या n एल सर n। एन नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ना, यस सर। सेम वे जैसे 8 में किया था वैसे ही इसमें, ये यूनिट है सिंगल और ये अलग है, इसका n प्लस इज इक्वल टू 1 है, इसका n इज इक्वल टू 1 है, तो n प्लस n 2 हो गया। सर ए बी बी में n1 कैसे हुआ? क्या बेटा? सर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में n1 कैसे हुआ? ये वाला हाँ सर, नहीं सर मतलब 2 हेटेरोजाइगस है ना, तो n इक्वल 2 होना चाहिए ना। अरे भाई अभी तक क्या कर रहे तुम लोग, ये क्या स्टेटमेंट है इधर? ऑल द लिंक्ड जीन बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, इसका क्या मतलब होता है? वही तो बताया ना। यस सर, यस। क्या कर क्या रहे हो भाई? जितने भी हो 10 भी होते तो भी मैंने n इज इक्वल टू 1 ही लेना था, समझ रहे हो? यस सर। वही तो बता रहा हूँ यार। इसीलिए पूछो, तो जब तक आप नहीं पूछोगे हमें नहीं पता चलता भाई। चलो लेट्स डू दिस। अब देखो यार ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन है और मैंने कहा कि ए बी सी आर लिंक्ड इन अ सिस फॉर्मेट, बड़ा ही मुश्किल है सर। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऑल द लिंक्ड जीन्स बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। व्हाट शुड बी n? सर n इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, करेक्ट है क्या? अरे सबको समझ में आया? यस सर। अभी तीनों लिंक्ड Yes, है, sir. अभी तो n इज इक्वल टू 1 ही आएगा। यस सर। अब बोल रहा है सिस फॉर्मेट हो, सिस कैसा होगा सर? ऐसा होगा क्या?
नहीं, आप बताओ ना कौन सा किस फॉर्मेट में होगा। सिस फॉर्मेट में मतलब डेफिनेटली बेटा ऐसा ही होगा, सारे डोमिनेंट एक तरफ, सारे रेसेसिव एक तरफ, है ना, यही तो सिस फॉर्मेट होगा। सो इट बिकम्स 2 1 और हमें ये ऐसा गैमेट मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, दैट्स इट। दो गैमेट मिलेंगे, दो टाइप मिलेंगे, दैट इज एन। बट अगर यही चीज हमने पूछा IBC आर लिंक्ड इन अ ट्रांस फॉर्मेट, अब यार ट्रांस फॉर्मेट होंगे तो कैसे मिलेगा भाई? तो देखो ऐसा हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये पॉसिबिलिटी है। और हमें दो प्रकार के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब हमें देखने का नजरिया क्या है, हम लोग देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और ये देखो स्मॉल ए, ये ट्रांस है। ये दोनों को अगर देखोगे तो ट्रांस दिख रहा है, ये भी एक ट्रांस होता है, स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल बी स्मॉल सी, ये एक ट्रांस है। मतलब दो दो ट्रांस है ना, इनके इसके हिसाब से ट्रांस है, इसके हिसाब से भी ट्रांस है। आर यू श्योर? है ना? तो इस हिसाब से बेटा हम लोग को देखने में एबीसी आर लिंक्ड इन ट्रांस फॉर्मेट, सो विल गेट द कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अगर सिस फॉर्मेट में है तो ऐसा ही मिलेगा, दो क्रोमोसोम मिलेंगे, दो टाइप के गैमेट मिलेंगे। यस एवरीवन। सर ये जो 11th वन है उसमें तो सिस भी पॉसिबल है ना, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, व्हाई नॉट। बट अगर मैं सिर्फ दो जीन को कंसिडर करूंगा तो, अभी मैंने 3 लिया ना, ट्रिपल लिया है, ट्रिपल लिया है तो मुझे क्या होगा, एक स्मॉल भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब सेंटर सेंटर वाले के साथ में रेफर करेंगे बाजू के दोनों को। यस सर। ओके, अभी क्या है यहाँ पे देख लो, अगर सी का पोजीशन सेंटर में होता, पोजीशन अगर सी का सेंटर में होता, ठीक है, तब भी बेटा ये अरेंजमेंट हो सकता है जैसे तुमने कहा, ए स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल बी, तो ये ट्रांस हो जाए। बट हमें हमेशा नोटिस करना है कि सेंटर में कौन है, जो भी सेंटर में है उसके हिसाब से बेटा हमें अरेंजमेंट होना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेफर पॉइंट सेंटर वाला लेंगे, ठीक है। जब भी Yes, sir. 3 हाँ या 3 से ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो ये आंसर्स वेरी करते चले जाएंगे। वेरी क्यों करेंगे, है ना, देखो हम लोग लिंकेज का ये जो कंसेप्ट है, हम सिर्फ दो ही जीन के बीच का पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ दो ही जीन के बीच, दो ही जीन के लिए बेटा हम लोग ये लिंकेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि बिटवीन 2 जीन वाला कंसेप्ट है, बराबर है, बिटवीन 2 जीन, नॉट बिटवीन 3 जीन। जैसे बिटवीन 3 जीन आता है तो लिंकेज ग्रुप आ जाता है, समझ रहे हो, है? तो यस इसी को सर। बेटा हम लोग यहाँ पे नोटिस करें, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लिंकेज मैपिंग। अब ये क्या चीज है बताओ, लिंकेज मैपिंग क्या होता है? देखो बड़ा ही ध्यान से आराम से, ये क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है यार एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछते हैं, lot of time they will ask the same question, you have to answer it, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों हाँ, दूसरा एक ले लेते हैं, सेम क्या है,
सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ, एक मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एक कंसेप्ट है लिंकेज का। हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ लिंकेज वाला कंसेप्ट है बच्चों। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, टाइप्स ऑफ लिंकेज वाला, इसके बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, हाँ, ठीक है। तो क्या है, देखो टाइप्स ऑफ लिंकेज, ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या जो दो जीन आपने कंसीडर किए हुए हैं, क्या उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो भी पाता है या नहीं हो पाता है? तो अगर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हो पाता, मतलब 0% क्रॉसिंग ओवर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और ये बहुत रेयर है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा कि यार ऐसे दो जीन है। देखो कोई भी दो जीन के बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस होगा ना, क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन है, ए और बी मान लेते हैं, तो उनमें कुछ तो डिस्टेंस होगा, है कि नहीं? सम डिस्टेंस। तो इसलिए बहुत ही रेयर केस है, ठीक है, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज अ टोटली एब्सेंट, ठीक है, बिटवीन एनी टू जीन, है ना, व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर स्टडी। ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आएंगे, रिकॉम्बिनेंट आपको एक भी नहीं मिलेगा। मतलब 100% लिंकेज होगा ना, सही बात, 0% रिकॉम्बिनेंट आएगा। किसी भी ऑफस्प्रिंग्स में आपको सिर्फ पेरेंटल ही कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट नए कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेंगे, बराबर। एंड नो न्यू रिकॉम्बिनेशन। तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, है ना, उनमें जो भी आपको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 0% मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे देखो हम लोग बात करते हैं मेल ड्रोसोफिला है या तो फीमेल सिल्कवॉर्म है, इनके केसेस में भी, या ह्यूमन बींग्स में ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में, बराबर है। तो जो क्या होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में, अगर आप एक्स और वाई क्रोमोसोम को स्टडी करते हो इन द केस ऑफ द ह्यूमंस, तो उसका जो अपर आर्म होते हैं जो नॉन होमोलॉगस है, तो उनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है हेमिजाइगस, उनके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। तो जितने भी जीन हेमिजाइगस होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखो अगर जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, प्यारे बच्चों, मैंने ये पॉइंट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो क्या होता है? जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है बच्चों, तब हमें ये देखने को मिलता है कि आपको 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो इनका आपको 2 हेटेरोजाइगस है, आपको 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। और क्या आपको प्रोबेबिलिटी मिलेंगे बेटा? 1/4 1/4। बट आपको ये पता है कि मान लेते ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, तो ये बेटा दोनों रिकॉम्बिनेंट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कितने आ सकते हैं बताओ? 50%। क्योंकि 50% देखो, 4 में से 2 तो पेरेंटल है ना, 4 लिए ना, 4 में से 2 तो पेरेंटल है, मतलब, और है ना, और बेटा रिकॉम्बिनेंट है ना 2 ही। इसका मतलब अगर बेटा 2:2 रेशियो है या 1:1 रेशियो है, मतलब 50-50% चांस है। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी जाता है तो पेरेंटल 50% मिलेंगे कम से कम,
और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा से ज्यादा 50% मिलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है अभी आगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो मैक्सिमम कितने रिकॉम्बिनेंट आपको मिल सकते हैं बताइए? 50%। उससे ज्यादा मिल सकते हैं क्या? नो सर। नाउ इसको सामने देख, अगर कंप्लीट लिंकेज दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और अगर वो सिस फॉर्मेट में मान लेते हैं तो हमें ये वाला मिलेगा और ये मिलेगा, जो कि पैरेंटल है वैसा ही मिलेगा, वो भी 1/2 रेशियो। तो सारे ही पैरेंटल मिलेगा, मतलब यहाँ तो 100% पैरेंटल। रिकॉम्बिनेंट कितना मिला? रिकॉम्बिनेंट मिलता ही नहीं है, 0%। बराबर है? यस सर। मतलब मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 0% और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% मिल सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट लिंकेज है तो 0% रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, इसलिए कंप्लीट लिंकेज का रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, तो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि तो उसमें कभी भी बेटा रिकॉम्बिनेंट आते ही नहीं है। नेवर आएगा क्या? रिकॉम्बिनेंट कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। अब मैं सबसे आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत होशियार, आपको पता है अगर मैं ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा दूंगा, इफ आई विल शो यू दिस 3 कॉम्बिनेशन, सी ये स्क्रीन पे मैंने बड़ा कर दिया, मैंने 3 कॉम्बिनेशन दिए। पहला कॉम्बिनेशन है ये वाला पहला कॉम्बिनेशन है बेटा। इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? जहाँ पे पैरेंटल 50% मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट 50% मिलते हैं, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरे वाले को देखो, थर्ड वाले, जहाँ पे पैरेंटल 100% मिल रहा है और रिकॉम्बिनेंट 0% मिल रहा है। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है? कंप्लीट लिंकेज। अब क्वेश्चन आता है, सर ये क्या है ना? मतलब देखो, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% मिल सकते हैं, ठीक है, या तो 0%। मतलब ऐसा भी कभी रिएक्शन हो सकता है, ऐसे भी कोई प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज है ना 50% से कम हो और 0% से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब देखो, अगर रिकॉम्बिनेंट 20% होंगे तो पैरेंटल कितने होंगे? 80%। ठीक है, क्योंकि पैरेंटल कॉम्बिनेशन कम से कम मिनिमम बेटा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिनिमम 50% होते हैं और रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम 50%। ठीक है, बराबर है। पैरेंटल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 100% हो सकते हैं और मिनिमम 0%, रिकॉम्बिनेंट 0%। तो ऑब्वियसली बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेंज क्या है? 50 to 100। रिकॉम्बिनेंट का रेंज क्या है बेटा? 0 to 50। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसको बोलते हैं, ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनकम्प्लीट लिंकेज। करेक्ट है? यस। इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तभी तो आएगा 20%। मतलब ये जीन इतने पास में भी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर ये अवॉइड कर सके। 20% क्रॉसिंग ओवर हो गया, 30% क्रॉसिंग ओवर हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ना, ज्यादा से ज्यादा बेटा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है कितना, है ना, 50%। करेक्ट है? यस सर। तो यस सर। जब भी हम लोग रेशियो देखेंगे, है ना, 2n विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पे कोई, है ना, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जीन कितने हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कंप्लीट लिंक जीन जो है वो सिंगल यूनिट जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, रिजल्ट उनका हमेशा मोनोहाइब्रिड रेशियो आएगा। इसीलिए बच्चों क्या नोटिस करना है, अगर मेरे पास ये वाले जितने भी जीन है मान लेते हैं सारे लिंक्ड है, तो रेशियो तो 3:1 ही आने वाला है ना। रेशियो इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि सारे लिंक्ड है।
ठीक है, तो वो गोल्डन रूल भूलो। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? इन अ प्लांट gene of height is completely linked with the flower color gene। ठीक है, ये completely linked। A pure tall dwarf and white flowered plant then find out cross किया। A pure tall and colored flowered plant is crossed with the dark and white flowered plant, then find out the phenotypic and genotypic ratio when F1 is celled and F1 is crossed। देखो अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। नॉर्मल देखो, ये सीधा लिख रहा है कि ये कंप्लीट लिंकेज है, दो जीन के बारे में बात कर रहा है ना, एक हाइट पे और एक फ्लावर कलर पे, और ये भी कह रहा है कि दोनों कंप्लीटली लिंक्ड है। तो वो पूछ रहा है कि व्हेन F1 इज सेल्फिंग करेंगे तो क्या रेशियो आएगा। तो बेटा आपको दो जीन का तो 9:3:3:1 रेशियो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, मोनोहाइब्रिड, तो रेशियो आएगा 3:1। व्हेन F1 इज टेस्ट क्रॉस, ऑब्वियसली बेटा रेशियो आएगा 1:1। मतलब अल्दो दो जीन लेने के बाद यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद भी हमें रेशियो से मोनोहाइब्रिड के ही मिलेंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना, मतलब बिना कुछ भी सॉल्वेशन किए, क्योंकि आपको रूल पता है क्या, ऑल द कंप्लीटली जीन्स विल ऑलवेज शो ए मोनोहाइब्रिड रेशियो। करेक्ट है क्या रे? यस सर। ठीक है, लेट्स डू इट, करके देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये इस फॉर्मेट में टीसी टीसी यहाँ पे आपने लिखा है, या प्लस प्लस लिखा उसको, और ये देखो ये रेसिसिव है स्मॉल टी इस तरह से, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके गैमेट क्या आ जाएंगे सारे, कैपिटल टी कैपिटल सी, इसके होंगे स्मॉल टी स्मॉल सी। हमें F1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, F1 जनरेशन। जब इसका बेटा सेल्फिंग कराओगे आप, सेल्फिंग कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ दो प्रकार के गैमेट मिलेंगे, चार प्रकार के मिलेंगे नहीं, क्योंकि लिंक्ड है। या तो हमें कैपिटल टी कैपिटल सी मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल सी मिलेगा, इधर भी वही से मिलेगा। हमने सेल्फिंग कराया तो ये लिया कैपिटल टी स्मॉल सी कैपिटल सी, ये लिया कैपिटल टी स्मॉल सी, है ना, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल सी, ये लिया, सेल्फिंग कराया। अब सेल्फिंग कराने पे बेटा आपके सामने रिजल्ट है, ये क्या मिला देखो, ये क्या मिल रहा है आपको, कैपिटल टी है ना, कैपिटल सी है ना, टॉल कलर है ना, टॉल कलर। तो ये तीनों जो मैं मार्क कर रहा हूँ, टॉल कलर, ठीक है। एक जिसको मैं फिल कर रहा हूँ बेटा, ये जो है ये है बच्चों टॉर्फ एंड कलरलेस फ्लावर। सही बात है, रेशियो क्या आया है 3:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया। अच्छा जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, बिल्कुल बेटा कैपिटल टी कैपिटल सी 1 आया, कैपिटल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये देखो ये 2 है, 2 टाइम्स है, और ये स्मॉल टी 1 आया। तो आप जीनोटिपिक रेशियो देखो 3:1 ही आया, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो देखो 1:3:1 आया, फिनोटिपिक 3:1 आया। जैसा मोनोहाइब्रिड में आना चाहिए था वैसा ही आया है बाय द सेल्फिंग। अब देखो अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वही बात है ना बच्चों, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है F1 जनरेशन, ठीक है, इसको हमने उसके रेसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया, है ना। जैसे बेटा F1 जनरेशन मिला, टेस्ट क्रॉस करा, इसके दो टाइप के गैमेट, ये और इसका एक ही टाइप के गैमेट आएंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, टॉल कलर्ड डार्क ब्राउन, फिनोटिपिक रेशियो 1:1, ये दोनों जीनोटाइप भी अलग अलग है, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। सो अगेन मोनोहाइब्रिड रेशियो को फॉलो किया उन्होंने, चाहे सेल्फिंग का हो या तो चाहे किसका हो बेटा, बोलो ना, टेस्ट क्रॉस का। तो रूल बिल्कुल 100% क्लियर है। इसको बेटा रूल को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल को पूरी तरह से सॉल्व करके दिया है अपने नोट्स में, ताकि आप जब भी इसको पढ़ोगे आपको खुद भी समझ में आए, अरे ये बात है। डन बेटा, यस एवरीवन, क्लियर है यस बच्चों? सर। ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द 4 जीन्स ऑफ अ प्लांट, ये सारे जीन दिए आर कंप्लीटली लिंक्ड, देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन। तो बेटा पोलन ग्रेन का
जीनोटाइप क्या आ सकता है, मान लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम केस मानते हैं, वो क्या है कि ऑल द 4 जीन्स ऑफ अ प्लांट विद है ना आर कंप्लीटली लिंक्ड, हम लोग मानते हैं कि ये सिस फॉर्मेट में अरेंज है। तो अगर सिस फॉर्मेट में अरेंज है बेटा तो कौन से 2 प्रकार के गैमेट आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारे एक ही यूनिट है भाई, दे विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, बराबर। सर पेरेंटली मिलेंगे, क्या बेटा, पेरेंटली मिलेंगे ना। हाँ तो पेरेंटल मतलब देखो हमने मान लिया था कि जो भी अरेंजमेंट है वो सिस अरेंजमेंट है, जैसा दिया है वैसा है, सीधा सीधा। एक को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी ले लिया, दूसरे को कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ले लिया। जिस तरह का पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वैसा ही आपको गैमेट में मिलेगा, बस 2 ही गैमेट मिलेंगे, 2 टाइप के मिलेंगे, दैट इज द थिंग। अब इसको क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने बोला कि चलो ये भी पॉसिबल है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये भी पॉसिबल है। बट ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि यस ये भी पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन पेरेंट में होगा वैसा ही कॉम्बिनेशन बच्चों में आएगा, मतलब गैमेट्स में आएगा। ठीक है, 2 प्रकार के गैमेट्स में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, ये हमारा रूल है कि ऑल द लिंक्ड जीन्स बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। तो उसको समझाने के लिए बेटा ये दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, इज इट क्लियर। बट ये रूल सिर्फ कंप्लीट लिंकेज में ही फॉलो होंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो क्या यही रूल सही ढंग से फॉलो होंगे, तो आंसर है नहीं सर। यस एवरीवन, है ना, ये रूल कब फॉलो होंगे, जब कंप्लीट लिंकेज है। तो अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, कौन बताएगा। जब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0% से ज्यादा हो और मैक्सिमम 50% है ना हो सकती है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0% एंड लेस देन 50%, तो उसे मैं कहूंगा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, पेरेंटल तो हमेशा 50% से ज्यादा ही होगा, है ना, बराबर है। बट वो 100% नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो ये मोस्ट कॉमनली देखे जाने वाला लिंकेज है, रेयर नहीं है, इट इज द मोस्ट कॉमन लिंकेज। So when the crossing over is present between any 2 genes, maximum 50% अगर crossing over हो सकता है। ठीक है, more parental combinations and less new combination। यहाँ पे हमेशा ज्यादा parental combination आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन भी आएंगे बट बहुत कम आएंगे। कंप्लीट लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट लिंकेज में हम लोगों ने ये ले लिया एक सिंपल थिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने गैमेट बना दिया, या ये गैमेट है ये गैमेट है। अब गैमेट बने, थोड़ा ध्यान से बच्चों, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आ रहा है। अब बच्चों नोटिस करते हैं कि ये वाला इसका गैमेट बन सकता है, तो ये पेरेंटल गैमेट है, ये भी बन सकता है, ये भी पेरेंटल है, बट ये भी बन सकता है। बट ये कब बनेंगे, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा तभी। मतलब ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट बन सकते हैं, ये बिना क्रॉसिंग ओवर के बन जाएंगे क्योंकि ये पेरेंटल है। ठीक है, बराबर है ना, बात समझ रहे हो आप, ये वाला और ये वाला ये पेरेंटल है, तो ये आपको मिल सकता है, मे भी समझ लो 70% मिलेगा और ये सिर्फ 30% मिलेगा, लाइक दैट यू कैन सी दैट। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल बच्चों पॉसिबल है ना, इसी चीज को हमें समझना भी। ना यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेटा हम लोग देख रहे हैं, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम पहले तो अपना देखो है ना, डीएनए डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा, मैटरनल पैटर्नल दोनों ही डिवाइड हो गए, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरह से हमारे पास दोनों क्रोमोसोम है, पैटर्नल मैटरनल। ठीक है ना, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो है ना, इसका ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला क्रोमोसोम जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये वाला सेगमेंट आ गया ग्रीन वाला।
तो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ भाई, सेगमेंट विल इज एक्सचेंज बिटवीन द टू एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। कैपिटल बी स्मॉल बी ने अपनी अपनी पोजीशन बदली। अब मान लेते हैं जैसे ही मियोसिस 1 होगा तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला बेटा इधर आ गया, पक्का है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। बट आपको पता है कि यार एक ही क्रोमैटिड ऐसा हो गया इनमें जो कि अलग अल्टर हो गया है बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब क्या होगा, मियोसिस 2 होते ही बेटा देखो हमें ये वाला भी मिलेगा गैमेट, ये वाला भी मिलेगा क्योंकि इसमें है ना इस साइड, ठीक है, ये भी मिल सकता है क्योंकि इसमें है क्रॉसिंग ओवर हुआ इसीलिए, और ये पेरेंटल तो मिलेगा। तो ऑब्वियसली बेटा ये दोनों इसीलिए मिले हमको क्योंकि ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, और ये हमें इसीलिए मिला क्योंकि बेटा ये है पेरेंटल, ये तो है, ठीक है। तो पेरेंटल भी मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट भी मिलते हैं, बट रिकॉम्बिनेंट तभी मिलेंगे जब क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे क्योंकि है तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। तो देखो कंप्लीट लिंकेज जब भी होगा, जैसे कि हम ड्रोसोफिला में बोलते हैं या सिल्क वर्म में बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारे ही जीन में बेटा कंप्लीट लिंकेज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ जीन है ड्रोसोफिला की या कुछ जीन है सिल्क वर्म के, उनमें ही बेटा आपको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे जीन है जो आपको इनकम्प्लीट है ना लिंकेज शो करते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर भी शो करते हैं, है ना। अगर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ तो वही कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर विल नॉट टेक्स प्लेस इन द जीन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी स्टडीड, तभी बेटा उसको मैं कंप्लीट लिंकेज कहता हूँ, है ना। एक्चुअली क्या है, कोई भी जीन हो, है ना, इट एक्चुअली मीन्स, है ना, एक्चुअली मीन्स कि अगर कंप्लीट लिंकेज आपको नहीं देखने को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो जो दो जीन आपने लिए उनमें अगर आपको बेटा क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल 0% आ रहा है, ठीक है, बट बेटा वही जीन किसी दूसरे जीन के साथ में इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर सकता है। कैन यू क्लियर? मतलब अगर सारे सेल आपने क्रॉस करा दिए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, देन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, तो पॉसिबल है कि बाकी सारे जीन जो है वो क्रॉसिंग ओवर आपको शो करेंगे। अगर आप एक साथ सारे जीन को कंसिडर करना शुरू करोगे तो हर जीन किसी दूसरे जीन के साथ में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, है ना। वही जीन बस आपको क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाएंगे जो बहुत पास में है, करेक्ट है। अच्छा, So when two gametes undergo crossing over in all the germinal cells, then still 50% gametes will be parental type, है ना। ज्यादा मिनिमम 50% तो भी पेरेंटल आएंगे ही आएंगे एंड 50% विल बी रिकॉम्बिनेंट टाइप। पूरा आप कितना भी 100% आप उसका क्रॉसिंग ओवर करा दो, कुछ भी हो जाए तो भी बेटा 50% तो भी पेरेंटल मिलेंगे मिलेंगे, मतलब अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया तो भी बेटा, है ना, 50% मिनिमम पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं इफ टू लिंक्ड जीन्स स्मॉल a स्मॉल b shows 20% recombination, बराबर है, then an offspring of a dihybrid cross produces what percentage of various gametes? देखो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हमें ये समझना है, ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। देखो बेटा क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो आपको दो प्रकार के रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिलते हैं, एक ही प्रकार का तो मिलेगा नहीं। तो अगर आपको बड़ा ध्यान से समझना, अगर आपको बेटा 20% रिकॉम्बिनेंट मिले तो बेटा इस गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 10% होगी। और इसकी कितनी होगी? सर ऑब्वियसली 10% होगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के हम लोग 20% बोल रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट जो है वो 20% है, बट 20% रिकॉम्बिनेंट है तो बेटा दोनों गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी 10% है सर, इसकी 10% है। वैसे ही ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 80% है, ये और ये, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट 20% है तो पेरेंटल 80%, तो ये गैमेट की प्रोबेबिलिटी सर 40% है।
और इस गैमेट के तो सर 40%। आपको समझ में आया क्या रे? क्योंकि 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं ना, पेरेंटल 2 बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट 2 बन रहे हैं, ठीक है। इफ द रिकॉम्बिनेंट्स आर 20%, so obviously gametes are 10%. If the parentals are 80%, obviously the parental gametes are 40%. Yes or no? Yes everyone, है ना? हाफ हाफ है। तो यहाँ पे बेटा वो क्वेश्चन हमारे नीट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली उन्होंने पूछा था इस तरह से कि वेरियस गैमेट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये वाला हमने क्रॉस किया, इसके साथ पेरेंट है, ये देखो इसको पेरेंट मान लिया, प्लस प्लस आपको नहीं समझ में आया तो मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे लिख दिया। ये होता है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ऑब्वियसली बेटा जो हेटेरोजाइगस आएगा ना पहला F1 जनरेशन वो आएगा इस तरह से। बट देखो हमको तो पता है यार, क्योंकि ये सिस फॉर्मेट में है तो ये वाला पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। तो देखो ये वाला गैमेट आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और उन्होंने लिया है 20%, तो हमने सॉल्व कर दिया। हमें ये रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, ये रिकॉम्बिनेंट मिलेगा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर आया, फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है यहाँ पे 20% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी दी है, तो है ना। तो यहाँ पे मैंने सीधा सॉल्व कर दिया। 20% रिकॉम्बिनेंट है तो 80% पेरेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि प्लस प्लस की पॉसिबिलिटी 40 है, ए बी की पॉसिबिलिटी 40 है, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंटल गैमेट है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, तो दोनों की 10% पॉसिबिलिटी है। दैट्स इट। तो मैंने समझने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख दिया है, गैमेट परसेंटेज इज इक्वल टू ऑफस्प्रिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। ऑफस्प्रिंग परसेंटेज कितना, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग 20% आया तो देख लेगा हाफ है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। पेरेंटल ऑफस्प्रिंग 80% आया तो पेरेंटल गैमेट बेटा 40 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आज हम लोग कहानी रोकते हैं हमारी। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं बच्चों। थैंक यू, नाइस डे, एंजॉय।